मूलवासी बचाओ मंच 2021 में 17 मई 2021 को पुलिस फायरिंग के बाद बनाया गया। सिलगेर नाम के एक गांव में 13 मई 2021 को एक 10 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड पे फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन किया गया था पैरामिलिट्री कैंप का। ग्राम सभा का मैंडेटरी कंसेंट जो पेशा एक्ट के अंडर में है उसको वायलेट करते हुए उसके प्रोटेस्ट में 17 मई को एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। एक रैली थी जिसमें आदिवासियों पे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने गोली चलाई और 3 आदिवासी मारे गए वहां पे गोली से डायरेक्ट, और एक प्रेग्नेंट महिला 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। वो जो भगदड़ हुई गोली चलने के बाद उसमें बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। इसके बाद से वहां के आदिवासियों ने इस स्टेट रिप्रेशन को लेते हुए, मिलिटराइजेशन के सवाल को लेते हुए माइनिंग, कॉर्पोरेट लूट, कैंप्स का एस्टैब्लिशमेंट या रोड का, बड़े चौड़े रोडों का कंस्ट्रक्शन, इसके खिलाफ में वो लोग वहां पे आंदोलन करते रहे। उसके साथ साथ जो स्टेट रिप्रेशन हो रहा है आदिवासियों का, चाहे महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल वायलेंस हो महिलाओं के ऊपर, या फेक एनकाउंटर किलिंग्स हो या इलीगल डिटेंशंस हो, इन सभी चीजों के ऊपर लगातार मूलवासी बचाओ मंच ने वहां पे आंदोलन किया। मूलवासी बचाओ मंच ने कुछ मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि जो सच्चाई है बस्तर की वो सामने आ पाए। मूलवासी बचाओ मंच के सदस्यों ने CDRO, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की फैक्ट फाइंडिंग टीम को असिस्ट किया ताकि CDRO अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिश करके इसलिए असर्टेन किया कि वहां पे मेटागुडा के अंदर 9 बम गिराए गए थे ड्रोन से और हेलीकॉप्टर फायरिंग हुई थी एरापल्ली और बोटेगांव में, जिससे कि वहां के आदिवासियों का जिंदगी को खतरे में डाला सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उसके अलावा हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप में, इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के लीडरशिप में वहां के आदिवासियों ने बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट किया। जब 1 जनवरी 2024 को मुतवंडी गांव में एक 6 महीने की बच्ची मंगेश सोडी को मार दिया गया, जो कि अपने गांव में उसकी मां उसको गोद में लेकर के दूध पिला रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेस की अंधाधुंध गोलीबारी में एक गोली उनको आकर के लगी। तो इस मामले में भी मूलवासी बचाओ मंच ने एक बहुत बड़ा मुहिम लॉन्च किया और इस पूरे मामले को पूरे नागरिक समाज के सामने लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस मूवमेंट की लीडर सुनीता पोटम, उनको बाद में उस मूवमेंट के कुछ दिन के बाद में ही गिरफ्तार कर लिया गया और ये बोला गया कि वो माओवादियों के अर्बन नेटवर्क में काम कर रही है। लेकिन तमाम सामाजिक संगठन, PUCL और तमाम अन्य सामाजिक संगठनों ने भी इस बात की निंदा की है कि जो सुनीता पोटम है वो बहुत लंबे समय से इस इलाके में सेक्सुअल वायलेंस और स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ काम करती रही हैं, सामाजिक संगठनों को मदद करती रही हैं ताकि वो इस मामले को उजागर करके समाज के सामने लेकर आएं, और इसीलिए उनके ऊपर ये दमन किया गया। और हम अभी देख रहे हैं कि इस लगातार निरंतर चलते हुए दमन की, जिसमें तमाम दर्जन से ज्यादा आदिवासी कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया है, उसका एक तरीके का कल्मिनेशन या एक नेक्स्ट स्टेज पे उस रिप्रेशन को ले जाने का एक अटेम्प्ट हुआ 30 सितंबर को गृह विभाग से, होम डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर इशू हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 1 के तहत मूलवासी बचाओ मंच को बैन कर दिया है। लेकिन सबसे कंसर्निंग बात यह है कि जब मूलवासी बचाओ मंच को बैन किया गया तो एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हुआ कि एक संगठन को एंटी डेवलपमेंट बोलते हुए बैन किया जा सकता है। जब एक संगठन को बिना किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के सबूत के, बिना किसी वायलेंट एक्टिविटी के सबूत के, सिर्फ एंटी डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर बैन किया जाता है तो तमाम वो सामाजिक संगठन, तमाम वो संगठन जो किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, जो कि सरकार की वो नीतियां जो कि उनके हितों के साथ नहीं जाती हैं, उस पर विरोध करते हैं, उनको भी एंटी डेवलपमेंट बोल के घोषित किए जाने का एक रास्ता खोला गया है इस बैन के साथ।
तो इस मामले पे हम बात करेंगे आगे। हमारे स्पीकर्स हैं जो इस बीच में इस बारे में बात रखेंगे और अपना विचार रखेंगे। पहले स्पीकर के तौर पे मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर सरोज गिरी हमारे बीच में हैं, वो इस मुद्दे पे अपनी बात रखें। थैंक यू। जो कैंपेन है उसका पार्ट है ये, और इसको मैं जो समझ रहा हूँ ऑर्गेनाइजर्स जो है इस प्रोग्राम को इस ढंग से पॉलिटिकल रिप्रेशन, दमन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसको लेके आज का ये कार्यक्रम है। और इसमें जो मूलवासी बचाओ मंच करके जो छत्तीसगढ़ में एक्टिव है उसको बैन कर दिया गया छत्तीसगढ़ के अंदर में। और ये 2021 में बना मूलवासियों का ये मंच है, इसलिए इसका नाम है मूलवासी बचाओ मंच। और मूलवासियों को ताकि उनका बचाव ना हो, उनका सर्वनाश हो, उनका खात्मा हो, उसके लिए मुझे लगता है कि ये बैन लगाया गया है इस संगठन में। क्योंकि अगर आप मूलवासी बचाओ मंच का काम को देखेंगे तो इसमें बिल्कुल आप दो मत नहीं हो सकते हैं दूर दूर तक कि ये सही में बचाव के लिए बना हुआ मूलवासियों का, आदिवासियों का, जिसको संविधान में शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनके बचाव के लिए ये बना हुआ मंच है। सिर्फ उनके बचाव के लिए जो बोलते हैं ना, ये के लिए भी बोलना बहुत हद तक सटीक नहीं होगा, क्योंकि ये बचाव के दौरान ही उपजा हुआ एक मंच है। ये संघर्ष के दौरान कि उस संघर्ष का उपज है, ये मान लीजिए उस ढंग का ये मंच है। तो उस ढंग से ये बिल्कुल ही मूलवासी जब हम बोलते हैं ना तो मूल से निकलता है ये शब्द, वो धरती से निकला हुआ आप समझ लीजिए, उस ढंग का ये एक मंच है। ये 10 कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठ के, हमारे जैसे कुछ एक्टिविस्ट बैठ के कि चलो एक मंच बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं करके ये नहीं बना। ये बिल्कुल उनका जो धरती में, उनका जो भूमि में, जो भूमकाल बोलते हैं ना, वो भूमि से निकला हुआ, उनका संघर्ष से निकला हुआ ये मंच है। और इस मंच को जो बैन किया छत्तीसगढ़ सरकार ने, इसका मुझे तो लगता है कि सरकार के ऊपर या जो बड़े बड़े जो फोर्सेस है, पूंजीपति वर्ग है, बाकी पॉलिटिशियंस है, रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टीज है, जो भी इस बैन के पीछे लोग हैं, उनको ये मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये इनको लग रहा है कि ये कैसे कैसे करके आदिवासियों का ये जो संघर्ष है, जो प्रतिरोध है, उसको कुचलने का ये एक षड्यंत्र ही कह लीजिए। और षड्यंत्र इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने ये जो बैन लगाया, ये बहुत ही इन्होंने डरपोक जैसे होके बैन लगाया है। इन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकल जो क्लास है, जो सरकार है, या जो अमित शाह है, जो मोदी है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो बना हुआ है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप इस पे नहीं बात रख रहा है। ये बिल्कुल ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में इन्होंने इसको छोड़ दिया है। यानी कि ये एक तरीके से एक साजिश के तहत ये इसको अंजाम दे रहे हैं। और मूलवासी बचाओ मंच जो बना है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वो कैंप लग रहे हैं, बड़े बड़े कैंप, छावनी जिसको बोलते हैं, सिर्फ कैंप नहीं, कैंप तो लगता है छोटा सा कैंप लगा दिया, छावनी बन रहे हैं हर 1.5 किलोमीटर में, हर 2 किलोमीटर में। वहाँ जंगलों के बीच बिल्कुल जो बिखरा हुआ आदिवासियों का गांव जैसे होता है, उसके बीच उन गांव का जो परमिशन बिना लिए जो आदिवासी जो वहाँ समाज रह रहे हैं, उनके साथ बिना उनके साथ वार्तालाप किए
ये ऊपर से ये थोप रहे हैं और वो सब जमीन हथिया के वहाँ बड़े बड़े जो ये लोग कैंप लगा रहे हैं, छावनी लगा रहे हैं वहाँ पे। आपका संविधान में भी दिया हुआ है कि भाई ग्राम सभा वहाँ होता है, ग्राम सभा आप उसमें करवाइए, उसमें फिर आप अनुमति लीजिए समाज से, अनुमति लीजिए वहाँ के लोगों से। वो बिल्कुल कुछ नहीं करके, बल्कि वहाँ बहुत सारे गाँवों में तो सरपंच वहाँ गाँव में भी नहीं रहते हैं, वो शहर में ही पता नहीं वो क्या बोल सकता है कि किसी एक होटल में बैठ के वहीं पे एक फेक ग्राम सभा कर रहे होंगे। होटल में बैठ लिया, पता नहीं एसपी डीएसपी बैठते होंगे, 3-4 जो डीआरजी बैठते होंगे, तो सरपंच जो हो सकता है 10 साल पहले चुना गया हो, जो अभी गांव में वो जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि लोग उनको वहां चाहते नहीं है कि वो आए। इस टाइप का कुछ फेक एक डिवाइस एक ग्राम सभा करके वो ये सब पारित करके ये कर रहे हैं। और बड़े बड़े छावनी के साथ, बड़े बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, बड़े बड़े रोड, एकदम आपका ये दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस वे इस टाइप का रोड। और उस रोड में क्या चलता है, वहां आदिवासियों के पास क्या है चलने के लिए, साइकिल है और कई लोगों का अभी बाइक है। बस उठने के लिए आप इतना बड़ा बड़ा सड़क क्यों बना रहे हैं? यानी कि मंशा इनका साफ है। ये बड़े बड़े जो आर्मी के ट्रक्स है, बड़े बड़े माइनिंग डंपर्स है ना, उन सब को का आना जाना फैसिलिटेट करने के लिए ये वो सड़क बना रहे हैं। यानी कि पूरा वहां का खनिज पदार्थ को लूटने के लिए, आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए, आदिवासियों को बल्कि बिल्कुल ही तबाह करने के लिए, उनको एक तरीके से जिस ढंग का आप देख रहे हैं हत्याएं हो रहे हैं वहां पे, मुझे तो लगता है ये तो एक बड़ा एक्सटर्मिनेशन का एक प्रोसेस है ये, कि आप या तो बिल्कुल मजदूर बन के यहाँ के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में आके स्लम ड्वेलर्स बन जाओ जल्दी, नहीं तो हम आपका हत्या करेंगे। ये वाला जो प्रक्रिया जो चल रहा है। अभी मैं आ रहा था ड्राइव करते हुए, तो ये इंडिया गेट में वो राउंड अबाउट में बड़ा बड़ा वहां बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है इट प्रोड्यूसेस 20% ऑफ इंडियाज स्टील आउटपुट। हु प्रोड्यूसेस? छत्तीसगढ़। तो वहां मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर का फोटो लगा। अभी मैं दे देखा, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो कैमरामैन है, ये प्रोग्राम के बाद वहां भी जाइए, वो फुटेज भी आप उठाइए, वहां लगा हुआ है। तो 20% अगर इंडिया का स्टील आउटपुट छत्तीसगढ़ से आ रहा है, तो ये जो इन्होंने बोला है ना कि 2026 या पता नहीं कब तक हम नक्सलवाद का हम खात्मा कर देंगे, जो अल्टीमेटम दिया है, मुझे लगता है कि ये अपना प्रोडक्शन टारगेट ये फिल करने के लिए कि वो 20% निकल रहा है अभी, वहां से 30% निकालने का शायद इनका ऑब्जेक्टिव है। 30% 40% निकाला जाए, यानी कि 20% से 40% अगर स्टील आउटपुट आप उन इलाकाओं से निकलेंगे, तो उतने ही तादाद में, उसी प्रोपोर्शन में आप आदिवासियों के ऊपर जो ये नरसंहार है, उसी प्रोपोर्शन में वो इंटेंसिफाई हो रहा है। यानी कि 2026 में तक ये इन्होंने बोला है कि हम आदिवासी का खात्मा करेंगे, और इन अदर वर्ड्स नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, है ना। और उसके साथ ये जो आउटपुट वो जो 2026 में ऐसा बोर्ड लगेगा इसी दिल्ली का इंडिया गेट में, मुझे लगता है वो शायद 20% नहीं लिख के फिर वो 40% लिखना चाहता है। यानी कि कनेक्शन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है। और सिर्फ मैं ये बड़े पूंजीपति का तक मैं नहीं रख रहा हूं उसको, मुझे तो लगता है कि पूरा जो भारत का जो आज का मौजूदा जो गणतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जो भी आप बोलते हैं, और इसका जो आप चुनाव कराते हैं हर 5 साल में, हर 3 साल में, और उसमें जितने भी कैंपेन का जो खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो भी आदिवासी से ही भुगतान कर रहे हैं। मोदी जी ने कहीं पे एक मीटिंग में, हालांकि वो कांग्रेस को अटैक कर रहे थे, उन्होंने एक चीज कहा और वो गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एटीएम बना हुआ है कांग्रेस के लिए। एकदम सही बात कहा मोदी जी के भाषण में। मोदी जी बोल रहे, बस बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं,
वो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एटीएम है। आज हमारे यहाँ कॉमरेड आए हुए हैं गद्दाम लक्ष्मण, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आए हैं। वहां रेवंत रेड्डी का सरकार है, रेवंत रेड्डी भी वही कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी भी वही कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एटीएम, यानी कि आदिवासी का खून पसीना से, आदिवासियों का हत्या से ये भारत का गणतंत्र चल रहा है। तो सिर्फ ये अंबानी अदानी का बात नहीं है, बात पूरा पॉलिटिकल क्लास में जाता है। और मैं देख रहा था इवन डीएमके सेक्युलर पार्टी, डीएमके के बारे में भी तमिलनाडु की बात कर रहा था। हालांकि वहां एग्जैक्टली मूलवासी बचाओ मंच का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये आदिवासियों का, दलितों का मुद्दा देखेंगे तो वहां भी मेरे कुछ मित्र बोल रहे थे कि डीएमके भी बड़े पैसे चाहिए, बड़े पैसे, दे वांट बिग मनी। और बिग मनी के लिए वो सैमसंग में जो मजदूरों का जो आंदोलन चल रहा था उसको वो दमन करने के लिए बिल्कुल कतराते नहीं है। यानी कि सेक्युलरिज्म अपने जगह पे है, लेकिन बड़े पूंजी, यानी कि बड़े पूंजी और सेक्युलरिज्म का एक गठबंधन है यहाँ, गठजोड़, नेक्सस। और वैसे कम्युनलिज्म और बड़े पूंजी, यानी कि बड़े पूंजी तो मुझे लगता है कि भारत में सेक्युलरिज्म को भी चला रहा है, कम्युनलिज्म को भी चला रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो निकला वो क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये निकला कि वेदांता, जो नियामगिरी का जो ट्राइबल्स को लूट रहा है, इसको हम खदेड़ देंगे तो तमाम बाकी जितने भी है, इवन आदिवासी पार्टीज, आदिवासी फोर्सेस, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन सब जो जिस आदिवासी समुदाय को बाकी जो प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको हम धीरे धीरे या तो स्लम डवेलर्स बना देंगे या लाके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबरर बना देंगे, नहीं तो उनमें से एक तबका, जैसे गांधी जी बोलते थे ना, हरिजन बना देंगे। उनको एक बिकाव, एक छोटा सा एक मिडिल क्लास, जो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है शास्त्री भवन वगैरह में, एक है ना माइनॉरिटी अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी है सरकार में, मत बोलिए, तो उसमें थोड़ा सा लगा देंगे। यानी कि आदिवासी जो सिर्फ अपना हक अधिकार के तो लड़ ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो एक तरीके का कि भाई हमारा जो जमीन है, हमारा जो जंगल है, उसके साथ हमें जीने दो। ये नहीं कि हमको वहां से विस्थापन करके फिर हमको रोजगार दे दो, हमको एजुकेशन दे दो। यानी कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हमको थोड़ा अपवर्ड मोबिलिटी दे दो, हमको आपके संस्थानों में हमको जगह दे दो, हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में थोड़ा एडमिशन दे दो, या आईएएस आईपीएस बना दो चंद लोगों को, हमको रिजर्वेशन दे दो। सिर्फ वो ये नहीं कर रहा है। मुझे लगता है अगर सिर्फ ये कहता तो मुझे लगता है कि शायद वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता सिस्टम। वो तो सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी वो संघर्ष है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे मारुति के जो 2012 का जो संघर्ष था, उसमें जो 417 होंगे जो मजदूर को एक्शन लिया था, उनका धरना चल रहा है अभी माने सर। हाँ जी, अभी हम प्रोग्राम में हैं। हाँ जी, वो जो संघर्ष चल रहा है, बेलसोनी का वर्कर्स का संघर्ष चल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तमाम जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं भारत में, उस संघर्ष का एक बड़ा एक फ्रंट को मूलवासी बचाओ मंच रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ जुड़ा हुआ जो बात है वो ये देखिए, मूलवासी बचाओ मंच का आज हम लोग उसके ऊपर जो बैन लगा है उसको लेके हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मूलवासी बचाओ मंच क्या है, अगर उसमें हम लोग अगर 2 मिनट अगर स्पेंड करते हैं कि क्या इमेजिन कीजिए ये बैन नहीं लगा होता इस पे, तो भी हम मूलवासी बचाओ मंच के बारे में बात कर सकते थे। और बात इसलिए कर सकते थे और बल्कि करना चाहिए था हमें, वो ये कि ये मंच का कैरेक्टर क्या है। एक तो जैसे कि हमारे साथी ने इंट्रोड्यूस करते हुए इस प्रोग्राम को बताया कि ये मई 2021 मई या मार्च में था, वो 2021 में जो फायरिंग हुआ था वहां पे,
उससे निकला है ना। तो मैं जैसे पहले बताया कि बिल्कुल संघर्ष से के बीच से ये एक होता है ना कि एक ज्वालामुखी जब एक एक्सप्लोड होता है ना वोल्केनो, वहां से ऐसा निकला हुआ है। ये मैं जैसे बोला कि ये किसी ने बैठ के चलो एक मंच बनाते हैं, थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को परेशान करते हैं, कुछ ढंग से नहीं बनाए, ये संघर्ष के अंदर से निकला हुआ है। लेकिन दूसरी बात उसमें ये है कि मैं तो ना सोचता हूं जैसे होता है ना कि आपका कोई बड़ा जो संघर्ष होता है उसमें से जो निकला हुआ उसका जब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे चट्टान होता है ना, लाइटनिंग थंडर जब होता है तो मशरूम निकलता है पेड़ों से तुरंत, यानी कि वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन वो इंगित करता है एक बड़ा संघर्ष का और बड़ा प्रतिरोध का, एक एपिक स्ट्रगल बोलते हैं उसका, यानी कि जो पहले से वहां चल रहा है, पहले से जो एक बड़ा संघर्ष वहां चल रहा है, उसका उस कड़ी में ये एक बिंदु है। उस हिसाब से देखिएगा तो मूलवासी बचाव मंच को समझने के लिए आपको वहां पे जो भूमकाल विद्रोह जिसको कर्म कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। और तो इसलिए मुझे लगता है कि हम जो शहर में बैठे हैं, हम आदिवासी हक का बात करते हैं, हम दलितों का हकों का बात करते हैं, महिलाओं का हकों का बात करते हैं। ये मुझे लगता है कि ये मूलवासी बचाव मंच है, वो हमसे उससे ज्यादा हमसे मांगता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये जो चीज निकला है वो एक बड़ा संघर्ष जो वहां पहले से चल रहा है और आगे भी चलेगा। उस संघर्ष का एक जो पॉइंट जब पहुंचा, और जैसे कि जो लोग जानकार हैं वो कहते हैं 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के टाइम में जो वहां आदिवासी जन जो थे, जो उसमें से थोड़ा जो एजुकेटेड लोग जो थे, जो शहरों में काम करते थे, वो कई लोग घर आए थे क्योंकि लॉकडाउन हुआ, पूरा सब लोग गांव गए थे। तो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो मूलवासी बचाव मंच है, इसका जो किस टाइप के लोग हैं, ये जो युवा है उसमें वो एजुकेटेड युवा है, यानी कि एजुकेटेड मतलब दिल्ली के लेवल के एजुकेटेड नहीं है, आप समझते होंगे एमए पीएचडी इस टाइप के एजुकेटेड नहीं है, क्लास 10 पास, क्लास 12 पास। तो यानी कि ये वहां के लिए नया चीज था कि एजुकेटेड युवा ये कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो फेसबुक चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो इसलिए जब युवा लोग आए थे गांव में, तब ये 2021 में जाके ये बनता है। तो ये भी एक नया एक इसका कैरेक्टर है। उसमें उसके बाद बहुत सारे उसमें आदिवासी फोर्सेस छत्तीसगढ़ में भी निकले, बस्तर में जो पॉलिटिकल पार्टी बन के चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन मूलवासी बचाव मंच ये बिल्कुल ही जो भूमकाल विद्रोह का जो संदेशा है, भूमकाल विद्रोह का जो संघर्ष है, जो बड़े पूंजी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो मूल जो है ना, एक मूलवादी जो एक सिविलाइजेशन होता है, उसको बचाने के लिए ये अग्रिम पंक्ति का फोर्स है। इसलिए मुझे लगता है कि आज मैं देख रहा हूं यहाँ जितने लोग होना चाहिए नहीं है। मुझे याद है कि कल परसों यहाँ दूसरा भी मीटिंग हुआ था, हमारे कुछ दोस्तों के ऊपर एफआईआर वगैरह हुआ, वो मैं यहाँ फोटोज देख रहा था, मैं तो उस प्रोग्राम में था नहीं, काफी लोग आए थे। मुझे लगता है कि ये मुद्दा को अभी भी हमारे एक्टिविस्ट लोग, हमारे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट लोग अभी भी इसको उस ढंग से मुझे लगता है कि इसको समझ नहीं रहे हैं व्हाट इज एट स्टेक। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी हम कर रहे हैं और इसलिए भी मुझे यहाँ आके ये बात कहना था। मुझे लगता है कि लॉट्स एट स्टेक, हो सकता है कि हमारे काफी सारे लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये कहीं हो रहा है, कि चलो जंगलों में कहीं बस्तर में हो रहा है, ये हमारे साथ कोई ज्यादा इसका रिश्ता नहीं है। बल्कि अगर कुछ और हो जाता है यहाँ जेएनयू या हम जैसे डीयू के प्रोफेसर के ऊपर कुछ एनआईए रेड करता है, तो हो सकता है कि इससे बड़ा लोग या बड़े संख्या में लोग शायद आ जाते। मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल एज अ डीयू प्रोफेसर, मेरा अगर मेरे ऊपर एनआईए रेड होता है तो जितने लोग आते, जितने डीयू के टीचर्स आते, उससे तो ज्यादा होना चाहिए थे आज। इसलिए ये शर्म की भी बात है कि हम मतलब हमारा प्रोपोर्शनेट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए चीजों।
व्हाट इज इट, हाउ आर वी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट इश्यूज, है ना। तो इसलिए वो भी इसमें पक्ष है। मुझे लगता है कि शायद ये इस टाइप का प्रोग्राम और आगे करने से या हो सकता है कि हम में भी कमी है कि भाई हम भी शायद पहुंच नहीं पा रहे हैं बाकी लोगों तक इस मुद्दे को लेके। तो इतना ही कह के because it's a very courageous, it shows commitment to condemn the ban imposed on Moravasi Bachavanas. Because no one else should speak about what is happening in the Chhattisgarh. That is the plan. We have been the Telangana Civil Liberties Committee very much associated with Chhattisgarh. 2-3 times ECMAM also accompanied us. He came to Chhattisgarh. We pretty well know the happenings in the Chhattisgarh state, Jharkhand, Assam, the central India, total information, at least to some extent. We have got the full information. In that context, the president of Moravasi Bachao Manch worked with us. But I put in your notice that Moravasi Bachao Manch, very younger, it has been formed hardly just 3 years back. It has not started working. It only behind, it has not started Silingeri movement to express the solidarity of Silingeri movement. People have on their own started Silingeri movement. You must also be knowing why that Silingeri movement is going on. With only one demand, that withdraw all police camps in Chhattisgarh. This Moravasi Bachao Manch in that context formed, not started working. But once it has been floated, in a way it is behind that Silingeri movement. So far it has done only 2 things, that it is associated with that Silingeri movement, one. The second that Raghu, the president of that month, visited Telangana, Hyderabad. He held a press conference in Hyderabad. His interview has been published in first pages of all Telugu and English papers. Therefrom it started. All his struggles started from that occasion. He was arrested plenty of times, 2-3 times, not plenty. 2-3 times he was arrested, his colleagues were also arrested. Indication has come that state is closely observing Raghu and his team. Now eventually it has been banned. It has been banned because it has not taken up any anti-constitutional or statutory works
No. No anti-governmental activities are at all. But you know, if it continues to work, Raghu again may be coming to Telangana, Andhra, Delhi, he may be moving around all states and explaining what is happening in Chhattisgarh. That is only the purpose. And Telangana Civil Liberties Committee, along with other friends, visiting Chhattisgarh, finding facts. The fact-finding machines are constituted by Telangana Civil Liberties Committee, bringing out facts. We can have the latest report. Reports are being released. With that, the information in that Central India may come out. Therefore, Civil Liberties Committee not allowed to enter into that state. We made an attempt to enter into Chhattisgarh state on May 29. They stopped us. War is going on. They say war is going on. How can they say war? And also they say when war is going on, there is no place for human and democratic rights. There is no space for civil rights. How can they say? They say anything, I tell you. They can ban anything. The question we wanted to place it before especially the central government, that you are sending your forces there. You are sending your forces to Chhattisgarh with weapons. The point behind that, what is that you have done for the welfare and development of the people at Chhattisgarh? How can they welcome and support, sympathize your forces there? No, not at all. On the contrary, you said by 2026 March 31st, a last person of Maoists must be killed. Those who are protecting the Adivasis, you stated that I wanted to kill them. In that background, how do they welcome you? How do they allow you to enter into that state? Rather, you just totally neglected the life, standards, welfare of that people. You never talked about. As Professor Sarojgiri said, they don't have cars to drive. You are laying the roads. The other mediocre intellectuals say you are against the development. Not at all. A 4-lane road is not required. So I tell you, there is no governmental welfare activity present in that states. They are the last persons in the society. You never bothered about last person in the society. Contrarily, you say last person of Maoist must be killed. How they assimilate it? Don't you know how do they look at it? When you are entering with weapons, what does it teach them? What does it demonstrate them? Do you want them to hold the weapons, same weapons? Do you want them to tell the answer with the same weapons? You see, you have to be demonstrating democratic principles. You being a state supposed to be reflecting the constitutional values.
But where are they? You don't care constitution. Special rights have been granted by the constitution. 5th schedule is there, 6th schedule is there. In a way it is another constitution for them protecting Adivasis. Special acts are also there. Special laws have been enacted in the parliament. No PESA, no rights of Forest Act. You don't just care, rather as a challenge. Just imagine the intellectuals and students, press media friends are sitting here. You are as a hero, because we have forces. We are just encroaching their lands. PESA requires, other than anybody to enter into there must be a village committee has to express its yes, you can come. But there is no such thing. There is no such thing. As Professor Sarasgiri rightly pointed out, I tell you, in Telangana state, Nagar Kurnool district is there. In that, one village known as Mailar, a small hamlet in the Nalamala forest, clandestinely, all forgery signatures, Grama Sabha has given its consent. No, not at all. All fake letters are taken and they are taking away all the resources. There is a big hill, very valuable, very worthy material is there in that natural resources. That hill is being, they are digging and taking away all such materials. Friends, PESA Act is, all for that matter, all that acts have become mockery. Adivasis are isolated. In central India, through drones, they are fighting with the Adivasis. In the name of Maoists, from above, they are dropping the bomb. How do you distinguish whether it is a Maoist or whether it is a Adivasis? No, simply indiscriminately we are throwing bombs. That is one form. The other form, your forces are entering on the land, on the earth, and firing them. The third form of your forces attack, that just sitting in the camps, military camps, through rocket launchers. Friends, look at, you are dropping the bombs. This is targeting Maoists, but being killed. The Adivasis are being killed. With regard to specifically the Adivasis, because we go there on fact finding, so many thousands of people are just languishing in the jails, with the fear that if I sleep at my house, they go to forest and sleep. They have the full information. Go there, catch hold of them, bumping of bullets. The fishing, if they go for fishing, if they go for their farming, they are targeted and being killed. Either killed or taken to jail or surrendering. This is in brief the violence that is going on the people of Adivasis. Therefore, the ECMAM said it has been started on 1st January 2024 by killing 6 months old baby.
By now, just yesterday's December first encounter is the last encounter, where 7 people have been killed. With all that, the number is put into 287 people have been killed. By looking at that massacre, Telangana came forward to form a solidarity forum. That is the need of the hour for Adivasi rights struggle. They are struggling. As Professor said, they are struggling, remember, not for their sake. They are fighting for protecting you all people. If all that trees are cut away, you don't get oxygen. Your minerals are taken away. All your resources will go away. It becomes total Dandakaranya becomes an ash number. Lakhs of trees have been cut away in the Asdev forest. Started already. This we call it as you see, this is not the mode of the development. It is not a mode of development. This we don't need. These are the reasons. These things will be come out through that month. Therefore it has been banned. Now remember, that will not be stopped by just banning that Bachao month. We are against the ban of, if we want to deal politically, if we want to deal ideologically, can't you deal with the philosophically? How can you ban? We are against even banning of BJP, RSS. No banning politics find place in democracy. With a great difficulty that is achieved. You can't silent. It is against the Article 21, Article 19. We have freedom to form organizations. We have freedom to speak openly. We have freedom to go anywhere. Two things are happening in Chhattisgarh. Danaway, Article 21 and also Article 19, remember. It comes to you because BJP may be thinking it will be in power forever, but it can't be in power forever. Some party will come. If it bans you, what else? Therefore, we are against the banning of any political democratic movement. You see, all these forms which Manch has taken up, Gandhi adopted, democracy says, constitution says, what incremental activity that it has been done, incriminating activity that it has been done. This much, no. I once again appeal that when we formed a solidarity forum, we have conducted many activities in two states of Telangana and AP. I wanted to bring to your notice that we also wanted to organize a seminar, 2-day seminar in 10th and 11th of this month in Parallel Bhavan. When once we gave the application to hold it, we don't require any permission for hall meeting at our place. Then police said no, hall people said you need to obtain permission from the police. When I went and gave the application to the Daryaganj DCP, soon after that, phones started. Who are you? Where from you came? What is the purpose? What are the aims? You simply say that you are a president of civil liberties committee, but what is that you are doing? How can you talk about talking about Operation Kagar, talking about the release of political? You are going to talk release of political prisoners. You are going to talk against the Operation Kagar. You are talking about Adivasis there. This is wrong. We won't allow you to hold meeting. They are not given. They are not denied, but practically, but they are delaying. What else we understand? When they delay,
justice is denied. It is as good as denying the permission for holding a meeting here. Democratic activities are being banned. Overly much is banned, but all democratic, all activities are in a way they are banned. We are living in an emergency kind of situation. Therefore, there is a need for uniting ourselves and fighting against these things. Thank you. Years to get themselves banned. 2025 में यहाँ का इस देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना 100 साल मनाने वाला है और वो तो सत्ता में बैठ के सत्ता का पूरा फायदा उठा के अपना शताब्दी मनाने जा रहे हैं और मूलवासी बचाओ मंच जैसा एक 3.5 साल पुराना संगठन एंटी डेवलपमेंट टैग लेके बैन हो रहा है. So I think it is time for us to ask the other question. What all they have done in the last 3.5 years? So to know what they have done, we'll have to go and find out certain other very disturbing details. There is a great scholar and linguist, G.N. Devi. He once he came out with a very scholarly book called India, a Linguistic Civilization. So he looked at the fight back, especially when we are all flooded with problems of endangered languages and all. You always feel that because of the system not really supporting endangered languages, many of these languages are dying out. Again, G.N. Devi in his work identified many tribal languages like Bhili fighting back. In fact, when he did this survey census, his team could locate almost an 85% increase in the number of speakers of Bhili in Gujarat, Maharashtra. So he said, there is a resurgence, there is a fight back. It is connected to, when we connect the dots, it is also connected to people who went back to the villages. Because there is a continuity of the process of expropriation. Bhumkal rebellion was not because the people identified somebody as an enemy just for the fun of it. They were targeted by the anti-people policy, the reserved forest approach that the colonial power had, the way in which the colonial capital turned common people into informal casual laborers and moved them out, made them landless, extracted high tax. So when you look at that kind of regulated informality that made them casual laborers in their own land, whether it is Bhumkal of 1910 or Bastar of 2024, there is a connection. And the connection is the similarity of the process by which this kind of expropriation and exploitation happen. When this process is happening, when there is a similarity of the process, and when people are able to connect the dot, and it is not just all of us sitting in AC classrooms or like AC press clubs who are able to connect the dots. People who go back and face the situation in their own places after facing all those kind of migration, exiling and all that, poverty, precarity, challenges, and when they go back and look at the coming together of a certain kind of offensive that is gaining momentum. 3.5 साल में उनको बैन करने के लिए उनका ऑफेंसिव को, उनका कॉर्पोरेट कैपिटल का और कॉर्पोरेट स्टेट का मतलब ऑफेंसिव को समझने का अगर गुस्ताखी मैंने किया है और उस हिसाब से उसको चैलेंज करने का कोशिश करेगा तो शायद हम लोग भी वो बैन फेस करें.
तो मूलवासी बचाओ मंच ये कॉर्पोरेट ऑनस्लॉट का, एक कॉर्पोरेट स्टेट ऑफेंसिव का मोमेंटम और मैग्नीट्यूड अच्छी तरह समझ रहा। जहां पे रेलवे ट्रैक है, जहां पे 4 लेन रोड्स है, वहां पे हॉस्पिटल नहीं। जहां पे रेलवे ट्रैक है, जहां पे 4 लेन रोड्स है, I come from a place like I come from Kerala, where the understanding of a village is completely different. It's an urban space in Kerala. But यहाँ पे आपका स्कूल नहीं है, आपका स्कूल नहीं है, अगर है तो वो स्कूल चल नहीं रहा। वो स्कूल किसके पास है? वो एक टीचर वाला स्कूल होने की वजह से नहीं है। उस इलाके में तो बहुत सारे स्कूल जो है वो आर्मी के पास है, वो आर्म फोर्सेस के पास। हॉस्पिटल तो है नहीं ऑक्युपाई करने का, जो भी नाम मात्र है वो तो मतलब इतना शैम्बल्स में है, तो वो शायद वहां पे मतलब ऑक्युपाई करने का कोई मतलब भी नहीं होगा। मतलब दे आर नॉट रियली वेल मेंटेन्ड और वेल स्टॉक्ड टू डील विद द डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो वो वाला सिचुएशन में 3.5 साल में मूलवासी बचाओ आंदोलन, बचाओ मंच, वहां पे ये सब सवालों को लेके वहां पे आंदोलन खड़ा किया होगा, इसीलिए वो बैन हो रहा है। और सरकारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है अगले साल शताब्दी मनाएगा। तो ये सवाल जब हमारे सामने है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज अवर स्मॉल वॉइसेस एंड स्पीक आउट एंड से दिस इज एंटी डेमोक्रेट, this is undemocratic, this is fascistic. सर्वेस चलता है, प्रेस क्लब में भी सर्वे होता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, तो वो वाला चलने दो। लेकिन उसके साथ साथ हमारा रेस्पॉन्स, रेसिस्टेंस का भी मतलब सोलिडारिटी और एक विजन होना चाहिए। सो आई थिंक एज अ रिसोर्स रिच स्टेट, as a space that is the focus of corporate greed, if people there are fighting back, it is our minimum responsibility to back them. It is our minimum responsibility to call out and say they are being banned and that is undemocratic and that is not acceptable. When you connect the dots as a student, as a teacher, as a literate person, that is so, like, in a certain sense, that is so easy. I am not saying that people there are not literate, but the point is when you suffer all the precarity of the system of not enabling a certain kind of development and being forced to accept mining, extraction and a certain kind of corporate loot as development, then our resistance should spread out in a certain way that brings solidarity from all people. And that is why we are here. So, I would just conclude by saying that जो लोग इधर आदिवासी राइट्स के लिए बात करने के लिए कोशिश किया, अभी you all heard what will also happen to somebody like Professor Lakshman when he is trying to organize a meeting in Delhi. That has become the norm. And we need to speak out even when we know that is the typical process that all of us face when we try to organize a press conference or a meet or a scholarly forum or an occasion of discussion. This is how people are harassed. But here we are trying to stand in solidarity with Mulwasi Bachao Manch. The circular by which they are banned is a travesty of Indian democracy. Indian democracy का travesty के बारे में, with the onslaught of the communal kind, especially मतलब दिसंबर 6 के आसपास डॉक्टर अंबेडकर का डेथ एनिवर्सरी और बाबरी मस्जिद का गिराने का मतलब जो ओकेशन है उसके बारे में सोचते हुए कल भी बहुत सारे लोग लिखने लगा है।
कि मतलब वो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस था, बाबरी जजमेंट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को क्यों यहाँ पे मतलब जिक्र करना पड़ रहा है और क्यों न्यायपालिकाओं में उसका समझ सही होना चाहिए, ये सब हम देख रहे हैं. बट व्हाट इज हैपनिंग इन Bastar in Chhattisgarh with the banning of Mulwasi Bachao Manch is a larger, bigger travesty of democracy, and all of us here, I hope, would join in condemning that kind of act against basic democratic spirit and stand in solidarity with Mulwasi Bachao Manch. Thank you.